प्यारे बच्चों, आज हम नया रास्ता पाठ 14 प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व जरा सी दृष्टि पाठ 13 पर भी डालेंगे। पाठ 13 में हमने पढ़ा कि हॉस्टल का वातावरण शांत सा हो चला था। लड़कियों की झुंड चहलकदमी करते हुए अब बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। सभी लड़कियां अपने अपने कमरों में बैठकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। मीनू भी अपने कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। मीनू को थकान सी महसूस होती है। वह लेट जाती है। उसकी जो सहेली माया है, जो कि उसकी रूम पार्टनर है, जब वह मीनू के सर पर हाथ रखती है तो देखती है कि मीनू को बहुत तेज बुखार है। वह तुरंत उसके लिए दवाई लेने के लिए बाजार जाती है और मीनू पलंग पर लेटे लेटे अपनी अतीत की स्मृतियों में खो जाती है। उसे याद हो आता वो दिन जब वो कक्षा 8 में पढ़ती थी, क्लास 8 में पढ़ती थी। उस समय भी उसकी तबीयत कुछ खराब हुई थी। उसे तेज बुखार हुआ था, जैसा कि उसे आज है। उस समय भी उसका सर दुख रहा था, जैसा कि आज दुख रहा है। उस समय भी उसके शरीर में दर्द हो रहा था, जैसे कि आज हो रहा है। उसे याद हो आता वो दिन जब उसे तेज बुखार आया था, तो न जाने वह क्या क्या बड़बड़ाने लगी थी। और उसकी हालत देखकर उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई थी, परेशान हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसकी माँ ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने उसकी माँ को सलाह दी कि इसके सर पर पूरी रात जो है पट्टियां रखनी पड़ेगी बर्फ की। और उसकी माँ ने वहीं बैठकर पूरी रात उसके सर पर बर्फ की पट्टियां रखी। सारी रात माँ जागती रही। सुबह जब मीनू का बुखार कुछ कम हुआ तब माँ ने चैन की सांस ली। इसलिए मीनू आज सोच रही है कि काश आज भी अगर यदि उसकी माँ उसके पास होती तो माँ उसकी कितनी सेवा करती। आज उसके सर में दर्द हो रहा है, घर पर होती तो माँ मेरा सर दबाने बैठ जाती, परंतु यहाँ किससे सर दबाने के लिए कहूँ। माँ तो बिना कहे ही मेरा सर दबाने बैठ जाती। लेकिन ये मीनू का सौभाग्य था कि उसकी जो रूम पार्टनर माया थी वह भी मीनू का कम ध्यान नहीं रखती थी। मीनू को बुखार देख करके तुरंत वह दवाई लेने जाती है। वहां से दवाई लेकर के आती है, मीनू के लिए चाय बनाती है, उसे बिस्किट वगैरह नाश्ते में देती है और फिर दवाई खिलाती है। और फिर मीनू के पास में बैठ जाती है और मीनू का सर पूरी रात दबाने लगती है। सर दबाने के कारण मीनू को नींद आ जाती है और फिर उसकी नींद अगले दिन सुबह ही खुलती है। सुबह जब मीनू उठती है तो देखती है कि उसे न तो बुखार है, न उसके शरीर में दर्द हो रहा है, ना ही उसके सिर में दर्द है। धीरे धीरे दवाई लेने के कारण मीनू की तबीयत ठीक हो जाती है और फिर वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। उनकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती है। परीक्षा के लिए दोनों, माया हो चाहे मीनू हो, काफी लगन मेहनत साहस का परिचय देती हैं। मीनू ने भी बड़ी हिम्मत का परिचय दिया, इसीलिए उसके सभी पेपर अच्छे हो गए थे। अब केवल उन्हें इंतजार था आखिरी पेपर का। मीनू को भी इंतजार था अपने आखिरी पेपर का। यही सोच रही थी कब मेरे पेपर समाप्त हो जाए, मैं अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से मिलूंगी। धीरे धीरे करके पेपर होते गए। आज मीनू बड़ी खुश थी क्योंकि आज उसका आखिरी पेपर था। पेपर भी समाप्त हो गया। उत्साह था आज घर जाने का मन में। कमरे में ही मीनू ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया, शुरू कर दिया। परीक्षा के दिनों में उसने अपने कपड़े भी नहीं धोए थे, इसलिए कपड़ों को भी अंबार लग जाता है उसके यहाँ। उसने पूरे कपड़े जो गंदे थे वो सब अपने बैग में पैक कर लिए। दूसरी तरफ उसकी सहेली माया भी जो है घर जाने के लिए बड़ी बेचैन थी। उसने भी फटाफट अपना सामान पैक किया और दोनों परीक्षा के बाद जो 2 महीने का अवकाश था उसको बिताने के लिए अपने घरों के लिए निकल पड़ी।
हॉस्टल से दोनों एक साथ निकलती है, लेकिन घर दोनों के अलग अलग है। मीनू को मीरापुर जाना था और माया को अलीगढ़ था, इसलिए दोनों आपस में विदा ले लेती है और अब अपने घरों के लिए निकल पड़ती है। आगे पार्ट 14 में बताया गया है कि मीनू अपने घर पहुंच जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि दयाराम जी अब स्वस्थ हो चुके हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि दयाराम जी को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन आज जब मीनू घर पहुंचती है तो वो पाती है कि उसके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अब वो अपने काम पर भी जाने लग गए थे। अपने पिताजी को स्वस्थ देखकर मीनू बड़ी प्रसन्न हो जाती है। जैसे मीनू घर पहुंचती है उसकी माँ उसे सीने से लगा लेती है। उसके भाई बहन आशा और रोहित भी बड़े खुश हो जाते हैं। सभी मिलकर के आपस में बातें करते हैं, सभी प्रसन्न दिखाई देते हैं। तभी माँ मीनू को उसकी परीक्षा के बारे में पूछती है कि उसके पेपर कैसे हुए हैं। मीनू बताती है कि उसके सभी पेपर अच्छे हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ मीनू कहती है कि माँ पेपर तो अच्छे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता का पता तो तभी लगेगा जब परीक्षा फल आएगा, जब रिजल्ट आएगा। इस पर माँ उससे कहती है कि ठीक है बेटा, तुम प्रथम श्रेणी से पास हो जाओ, अभी तक तो तुम हमेशा फर्स्ट आती रही हो, प्रथम श्रेणी से पास हुई है। मीनू कहती है कि वह भी यही चाहती है कि वह प्रथम श्रेणी से पास हो जाए। साथ ही साथ वह यह भी कहती है कि उसका उद्देश्य इस जीवन में कुछ बनने का है, और अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही है, मैं इंस्पायर होती रही हूँ। इस पर माँ कहती है कि मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद उनके बच्चों के साथ होता है, पर बच्चों को भी अपनी लगन और परिश्रम के बल पर सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होता है। अर्थात माँ ने कहा कि माँ बाप का तो आशीर्वाद अपनी हर संतान के साथ होता है, पर बच्चों की अपनी लगन और परिश्रम भी उनके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होता है। इतना कह करके माँ बाहर निकल जाती है। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी बैठी साप्ताहिक पत्रिका, वीकली जो मैगजीन आती थी, उसे पढ़ रही थी। इतने में उसके पिताजी वहां प्रवेश करते हैं, मीनू के पास में बैठ जाते हैं और फिर मीनू से वो कहते हैं कि मीनू बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया था। मीनू की बुआ जो कि दिल्ली में रहती है। दयाराम जी कहते हैं कि उनका पत्र आया था, उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया। बोले पत्र में उन्होंने एक लड़के के बारे में लिखा है, वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3,000 रुपये उसकी सैलरी है मंथली। यदि तुम कहना चाह रहे हैं, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात वहां चला सकता हूं। दयाराम जी अपना सेंटेंस, अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाए थे कि मीनू बीच में ही बोल पड़ी कि पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अभी अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। दयाराम जी यही पूछना चाहते थे उससे कि अगर वो चाहिए तो वो उसकी बात वहां कर सकते हैं। अच्छा लड़का है, इंजीनियर है, 3,000 रुपये महीने की तनख्वाह पा रहा था। लेकिन मीनू ने, दयाराम जी कुछ अपनी पूरी बात कहते, इससे पहले मीनू स्वयं ही बोल पड़ी कि मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी नहीं करूंगी। दयाराम जी इस पर कहते हैं कि बेटी, ये बात तो ठीक है, परंतु लड़का बहुत अच्छा है और ऐसे लड़के रोज रोज नहीं मिलते। कहने का तात्पर्य एक अच्छा रिश्ता या नौकरी वाला लड़का है। कहना चाह रहे मीनू से कि सोच लो बेटा। इस पर मीनू कहती कि यदि लड़का अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में भी सुंदर है, उनको पसंद तो आ ही जाएगी। इस पर दयाराम जी कहते हैं कि मीनू बेटी, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा है ऐसा करने के लिए। उदास होकर के दयाराम जी बोले कि नहीं, हमारा मन नहीं कहता ये सब करने के लिए। मीनू कहती कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं पिताजी, मेरे कहने से आप आशा के लिए वहां शादी की बात चला दीजिए। मैं कह रही हूं ना, आप वहां आशा की बात कर लीजिए, और ईश्वर ने चाहा तो उस घर में आशा की बात हो भी जाएगी। बड़े विश्वास के साथ मीनू ने ये बात कही। इतने में ही माँ भी रसोई घर से बाहर आई कमरे में।
उन्होंने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए कहा कि उस इंजीनियर लड़के के लिए आशा के लिए बात करें। ये मीनू का सौभाग्य था कि माँ ने हर परिस्थिति में मीनू का साथ दिया, हर फैसले में मीनू का साथ दिया। माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, अगर मीनू नहीं चाहती है अभी शादी करना तो ठीक है, अगर वो अपनी पढ़ाई अभी बीच में नहीं छोड़ना चाहती है तो ठीक है, आप वहाँ आशा की बात कर लीजिए, अगर लड़का अच्छा है। सबकी सलाह से पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। दयाराम जी दिल्ली पहुंचे। लड़का दिखने में भी अच्छा था, उन्हें पसंद भी आ गया था और उन्होंने वहाँ उन्हें जो है आशा का फोटो दे दिया। उन्होंने पूछा भी कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है इस पर? लड़के वालों ने कहा कि नहीं है, हमें केवल एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित की गई। आशा दिखने में तो सुंदर थी, साड़ी पहनकर जब उसने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई तो उसका रूप जो है और भी अधिक निखर आया। आखिर वो दिन आ गया। आशा को देखने के लिए इंजीनियर जो कि दिल्ली के थे, उनका नाम था आलोक, उसके मम्मी पापा, उसकी बड़ी भाभी आए हुए थे। आशा जब उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा ही चमक रही थी और सब लोग उसे जो भी देखने आए थे साधारण रंग रूप के लग रहे थे, इसलिए नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। अर्थात आशा का रिश्ता पक्का हो जाता है आलोक नाम के लड़के के साथ में। लड़के वालों को यह बात भी बता दी जाती है कि इसकी बड़ी बहन अभी घर पर ही है, शादी नहीं हुई है क्योंकि वह पढ़ाई कर रही है। दयाराम जी स्पष्ट करना चाहते थे कि कल के दिन कोई ऐसी वैसी बात न फैला दे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस लड़की की बड़ी बहन अभी पढ़ाई कर रही, वकालत कर रही है, इसलिए उसने अभी शादी नहीं की, उसकी शादी नहीं हुई है। आशा की शादी का दिन निकाला गया। 4 महीने बाद शादी का दिन निकलता है। घर में सभी लोग उसकी तैयारी करने में लगे हुए थे। रविवार का दिन था। मीनू टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रही थी कि इतने में नीलिमा का भाई अशोक वहां आता है और मीनू से कहता है कि नीलिमा आई हुई है मेरठ से, उसे याद कर रही है, उसे बुलाया है। नीलिमा का नाम सुनते ही मीनू प्रसन्न हो जाती है, बेचैन हो जाती है अपनी सहेली से मिलने के लिए। इस समय उसकी माँ घर पर नहीं थी, मीनू की माँ घर पर नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई थी, इसलिए उसका जाना संभव नहीं था। पर जैसे ही माँ घर में आई तो मीनू ने तुरंत उसे बताया कि नीलिमा ससुराल से मायके आ रखी है और मुझे बुलाया है, मैं जाऊं उससे मिलने। माँ ने उसे आज्ञा दे दी। मीनू नीलिमा के पास पहुंच जाती है। नीलिमा जब मीनू को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है, मीनू भी बड़ी प्रसन्न होती है। दोनों गले मिलती हैं और फिर अंदर जाकर के नीलिमा के कमरे में बैठ जाती है। दोनों कमरे में जाकर के बातें करने लगी। नीलिमा का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा था, इसलिए मीनू ने नीलिमा से पूछा कि नीलिमा क्या बात है, आजकल तुम कमजोर सी नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नीलिमा कहती है कि हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन उल्टियों ने मुझे परेशान कर रखा है। मीनू कहती है ओह, ये तो आप अच्छी खुशखबरी सुनाने जा रही हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मीनू ने हंसते हुए कहा, उल्टियों से परेशान है, प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियां आती है। अर्थात मीनू कहना चाह रही है कि तुम मां बनने वाली हो, ये तो खुशखबरी है। इतने में ही अशोक कमरे में आए। नीलिमा के जो भाई अशोक हैं वह भी उन दोनों के पास बैठ करके बातें करने लगे। मीनू को अशोक से बात करने में हमेशा शर्म आती थी, परंतु आज मीनू उससे घुल मिलकर बातें कर रही थी, क्योंकि हॉस्टल में जाने के बाद जो उसका संकोच था, जो हेसिटेशन बात करने में उसे होता था, अब वो खत्म हो गया था। हॉस्टल में वो खुल गई थी एक किस्म से, क्योंकि हॉस्टल में जगह जगह के लोग होते हैं, जगह जगह के विद्यार्थी होते हैं, इसलिए अपने विचारों का आदान प्रदान जब दूसरों के साथ होता है
तो निसंदेह जो झिझक है, जो संकोच मन का होता है, वो अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए वो खुल करके आज बात कर रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को भी ज़्यादा देर बैठने में थकान महसूस हो रही थी। वह पलंग पर लेट जाती है। मीनू भी उसी के पास बैठ गई और फिर दोनों आपस में बातें करने लगी। तभी नीलिमा जो है मीनू को शादी के बारे में पूछने लगती है कि मीनू शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। वो ये भी कहती है कि आशा का रिश्ता पक्का हो गया है, तो वो शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है। इस पर मीनू कहती है कि हाँ, आशा का रिश्ता तो तय हो गया है, लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है। नीलिमा वापस पूछती है, पर तुम शादी के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हो। मीनू कहती है कि मैं कुछ निराश सी हो गई हूं, कौन करेगा मुझसे शादी। इस पर नीलिमा कहती है, क्या बात करती हो मीनू, मेरे अशोक भैया तो तुम्हारे दीवाने हैं, हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं। ये बात सुनकर के मीनू के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। वहां मुस्कुराते हुए बोलती है, चल कोई तो है जो अपनी भी प्रशंसा करता है। नीलिमा कहती है, मीनू मैं मजाक नहीं कर रही हूं, अगर तुम तैयार हो, अर्थात अगर तुम मेरे अशोक भैया से शादी करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारी शादी अपने भैया से करा दूंगी। बड़े विश्वास के साथ नीलिमा ने ये बात कही। इस पर मीनू कहती कि नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, अभी मैं वकालत पढ़ रही हूं, अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है, और जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस एम को लेकर के मैं चली हूं, उसे प्लीज पूरा होने दे, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। नीलिमा कहती है कि मीनू तुम शादी के बाद भी तो पढ़ सकती हो। मीनू कहती है, नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन और मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी भी तरह शादी के लिए वो तैयार कर लेंगी, लेकिन मीनू की हट के आगे, मीनू की जिद के सामने उसकी एक न चली। कुछ देर दोनों आपस में बातें कर लेती है। थोड़ी देर बाद मीनू अपने घर आ गई, घर चली जाती है और नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तो तेरे दीवाने हैं, हमेशा तेरी प्रशंसा करते रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय में तार झंकृत कर रहे थे। कुछ अजीब सा उसे महसूस हो रहा था। आखिर वह भी तो एक लड़की थी और हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही। नीलिमा के कहे हुए शब्द कि मेरे भैया अशोक तो तेरी प्रशंसा करते रहते हैं, जब देखो तेरी ही बात करते रहते हैं, ये शब्द मीनू के कानों में गूंजते रहे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस लक्ष्य को लेकर वह चली है, उसे बीच में छोड़कर वह शादी कर ले या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़े। इसी उधेड़ बुन में, इसी सोच विचार में उसे पूरी रात जो है नींद नहीं आती है। आशा है कि आपकी समझ में पाठ 14 आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले पाठ के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, घर पर रहना।